Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to do Employees State Insurance Act 1948, which is also known as ASI Act 1948. This act has 15 marks weightage in our company and compensation law subject, and 4 questions are framed from this act. So these are the links for exam papers in PDF form from the past year examination questions. Links are provided in the description. You can go there and download the exam paper so that you can get the idea ki what type of questions come from this act and other acts. Okay, so let's start with the introduction. ESI Act has been started in 1948, enacted in 1948. So basically एक सोशल वेलफेयर के लिए लाया गया था ये इस एक्ट को. इस एक्ट में टोटल 100 सेक्शंस हैं जो कि 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं. इसका जो एक्सटेंशन है वो पूरे इंडिया में है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो एलिजिबिलिटी क्या है. इस एक्ट का बेसिक पर्पस ये था, अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें इस एक्ट को लाने के पीछे, तो इस एक्ट का बेसिक पर्पस था जो एम्प्लॉयर्स होते थे जो फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करते थे, तो वहां पे जब उनको कोई इंजरी या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते थे तो उस केस में जो एम्प्लॉयर होता था, जो मालिक होता था, उसे उसका खर्चा मेडिकल बेनिफिट का उठाना पड़ता था. और कुछ केस में कभी कभार जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे वो मेडिकल एक्सपेंसेस बियर नहीं करते थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ESI एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करा, जिसके तहत ESI ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग देखते होंगे ESI हॉस्पिटल्स होते हैं, सबका मेडिकल कार्ड बनते हैं, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया. तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी. एवरी एम्प्लॉय, चाहे वो कैजुअल हो, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, अगर बेसिकली, लेकिन जिसकी वेजेस 10,000 पर मंथ है और वो कैजुअल या टेम्पररी है, तो वो पर्सन इस एक्ट के अंडर इंश्योर हो सकता था. और जो अप्रेंटिस होते हैं वो अगर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर कवर है तो उन्हें इस एक्ट में कवर नहीं किया जाता था. सो बेसिकली ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता था, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ थी. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज. ये जो एक्ट था ये सारी फैक्ट्रीज में, जितनी भी फैक्ट्रीज वर्किंग में है इंडिया में, सब पे एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट जो सीजनल फैक्ट्रीज होते हैं जो केवल सीजन में ही काम करती हैं. और गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 मंथ का नोटिस देके, बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस, वो किसी भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट में इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है. इट मे बी नोटेड दैट गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट अ फैक्ट्री फ्रॉम ESI एक्ट. किसी भी फैक्ट्री को गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है जहां पे उसके एम्प्लॉयज को ज्यादा बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हो अदर देन ESI हॉस्पिटल. जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपने हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर रखे हैं, तो वो ESI एक्ट के अंडर कवर नहीं होते. और स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, न्यूज़पेपर्स, जहां पर भी 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन सबको भी ESI एक्ट में कवर किया गया है. एग्जम्पशन फ्रॉम अदर एक्ट. अगर कोई एम्प्लॉयर ESI एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करता है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 को फॉलो नहीं करना पड़ता. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. अब हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. सो मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इट प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज. वो अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते थे. सिकनेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स जो कि फीमेल्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल डिसीज. ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होती है. बेसिकली सपोज किसी की फैक्ट्री है, वहां पे बहुत ज्यादा डस्टिंग होती है, डस्ट उड़ती रहती है, तो उससे हो सकता है उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, तो इस केस में उसको एक ऑक्यूपेशनल डिसीज हो जाती थी. अब मान लीजिए वेल्डिंग वर्कर्स होते हैं तो उनकी आईज में प्रॉब्लम हो जाती है. जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको इंटरनल डिसीजेज, स्किन डिसीजेज हो जाती हैं. तो ये सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज. तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में इनको भी इंक्लूड किया गया. और नॉर्मल इंजरी कौन सी होती है, जैसे फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी को फिजिकल इंजरी हो गई, कोई गिर गया, किसी के हाथ में चोट लग गई, किसी की उंगली कट गई, ये सारी हमारी एम्प्लॉयमेंट इंजरीज होती थी.
तो जो भी इनसे रिलेटेड मैटर्स थे उनको डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो बेसिकली ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट देती है जब वो बीमार पड़ जाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी उनको लग जाती है। तो इस इंश्योरेंस स्कीम में जो भी मेडिकल का सारा खर्चा होता है या डिसेबलमेंट का जो भी पेमेंट रहता है वो सारा ईएसआई ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल जो है वो कवर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टैब्लिश करी गई? ईएसआई कॉर्पोरेशन, जिसे हम ईएसआईसी भी कहते हैं। इस एक्ट के अंदर उसको फ्रेम किया गया जो कि इस पूरी स्कीम को सुपरवाइज करती है और रन करती है थ्रू आउट द इंडिया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। स्टूडेंट, डेफिनेशंस में से हर साल कम से कम 2 डेफिनेशंस 5 मार्क्स की पक्का आती है, तो इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री की। फैक्ट्री किसे बोला गया है इस एक्ट के अंदर? तो फैक्ट्री कोई भी एक प्रीमाइसेस है, कोई भी एक बिल्डिंग है जहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। पिछले 12 महीनों में, लास्ट 12 मंथ में किसी भी दिन पे अगर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज ने काम किया है उस फैक्ट्री में, तो उसे फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा इस एक्ट के लिए। और अगर पूरी फैक्ट्री के किसी भी पार्ट में, पूरे प्लांट में किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है, चाहे वो पावर के साथ चले यानी कि बिजली से चले या बिजली के बिना चले, तो उसे भी फैक्ट्री में इंक्लूड किया जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ माइन। जो माइनिंग होती थी, खदानें होती थी, उसको इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो आती है हमारे माइंस एक्ट 1952 में। और रेलवे रनिंग शेड, जहां पे रेलवेज का काम होता है, वो रेलवेज के अंडर आता है। अब आपके क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री और नॉट। सो इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया था अपना। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेज वेस्टर्न आउटडोर इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक केस था। सो इसमें ये माना गया था जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है उसने प्रोक्लेम किया था कि वो फैक्ट्रीज के अंडर कवर नहीं होती हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईएसआई के फेवर में डिसीजन देते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को भी आपको फैक्ट्री में इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में कवर किया गया है। सो बेसिकली इट मीन्स एनी इंजरी विच इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीज। जो काम करते वक्त इंजरी हुई हो किसी एक्सीडेंट के थ्रू या काम की वजह से, जैसा हमने ऑक्यूपेशनल डिसीजेज डिस्कस की हैं, उसकी वजह से कोई इंजरी हुई हो, और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे होनी चाहिए। ये नहीं कि सपोज कोई वर्कर है, वो अपनी फैमिली के किसी दूसरे एरिया में उसकी फैक्ट्री है, वो अपनी फैमिली के साथ वहां पे घूमने गया हुआ है और घूमते टाइम उसको कहीं चोट लग गई, तो वो चीज इसमें कवर नहीं होगी। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए जब वो वहां पे काम कर रहा है। और थर्ड क्या है? एक्सीडेंट और डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया। और जरूरी नहीं है कि ये डिसीज या जो एक्सीडेंट है वो इंडिया में ही हो सकता है कि किसी काम से वो इंडिया के बाहर गया हो तो भी इसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा। सपोज करिए कि मैं ऑफिस से अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं और उस टाइम अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी में इंक्लूड किया जाएगा। और पर्सनल इंजरी में जरूरी नहीं है कि केवल फिजिकली या बॉडीली को ही कोई डैमेज हो, इसमें मेंटल इंजरी, साइकोलॉजिकल और इंजरी बाय मेंटल शॉक। सपोज कोई बंदा काम करते करते जॉब का इतना प्रेशर था कि वो डिप्रेशन में चला गया या उसको कोई मेंटल रिलेटेड, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसे भी पर्सनल इंजरी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? बेसिकली एम्प्लॉयर कौन होता है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। ओनर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का मालिक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल इन केस ऑफ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और फैक्ट्री को छोड़ के जितनी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बची जहां पे काम होता है, वहां पे जो भी पर्सन एम्प्लॉयज को और उनकी वेजेस को कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है, वो जो पर्सन होगा वो रिस्पॉन्सिबल, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर होती है, यानी कि जो परमानेंट नहीं होती, कैजुअल या टेम्पररी लेबर होती है, उसमें जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है ईएसआई के लिए, वो होती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है बाद में जो कंट्रीब्यूशन वो देता है ईएसआई के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, दिहाड़ी मजदूर का आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बिल्डर्स होते हैं। बिल्डर्स कौन हो गए? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस केस में। और बिल्डर ने आगे ठेका दिया बिल्डिंग बनाने का,
तो जो वो बिल्डिंग बना रहा होगा, जिसको ठेका दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसने अपने पास लेबर हायर करी होगी, तो वो जो लेबर होगी वो लेबर कॉन्ट्रैक्टेड लेबर होगी, लेकिन जो बिल्डिंग में वो लेबर काम कर रही है वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो बिल्डर हो गया, तो उसे ईएसआई करवाना पड़ेगा उन लेबर का, लेकिन वो उस ईएसआई के कंट्रीब्यूशन का सारा अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर से वसूल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है, जिसको वेजेस मिल रहे हैं उस काम के बदले, फैक्ट्री में या किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जिसपे ये एक्ट अप्लाई होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कि उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया हो, चाहे वो प्रेमिसेस पे काम करे या कहीं बाहर काम करे, या फिर उसे कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया हो, या फिर कोई अप्रेंटिस जिसको हम टेम्पररी जॉब कहते हैं, जो इंटर्नशिप करते हैं, वो भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। बट एम्प्लॉय क्या इंक्लूड नहीं करता? आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि आर्मी का कोई भी पर्सन इस एक्ट के अंदर नहीं आता, और कोई भी दूसरा पर्सन जिसकी वेजेस 15,000 पर मंथ से ज्यादा है, या फिर कोई दूसरा अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम चेंज किया हो, वो भी इस एक्ट के अंदर नहीं आते। पहले ये वेजेस 10,000 से, जिसे बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन के में डिफाइन किया गया है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनते हो, उसमें ऑल्टरिंग करी जाती हो, रिपेयर होते हो, उनकी पॉलिशिंग होती हो, पैकिंग होती हो, ऑयलिंग होती हो, वॉशिंग, क्लीनिंग, कोई भी चीज होती हो उस प्रोडक्ट पे, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफाइन करते हैं। या फिर पंपिंग ऑफ, यानी कि पंपिंग ऑयल का मतलब जमीन से जो हम तेल निकालते हैं या पानी निकालते हैं, जो सीवेज होता है यानी कि नालों की जो सफाई होती है, या किसी भी और सब्सटेंस की जिसको हम जमीन से निकाल रहे हैं, पंप आउट कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, यानी कि जो बिजली विभाग होते हैं, जहाँ पे भी पावर जनरेट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, यानी कि एक पावर प्लांट से जहां तक हमारे घर में सप्लाई होती है, उसकी जो भी देख रेख या मेंटेनेंस होती है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आते हैं। प्रिंटिंग लेटर, फोटोग्राफी, बुक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग शिप्स, वेसल्स, या किसी भी कोल्ड स्टोरेज में कोई भी आर्टिकल्स अगर स्टोर करते हैं, तो ये सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आता है। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस क्या है? एनी रेम्यूनरेशन पेड इन कैश टू एम्प्लॉयज, जो उसके एम्प्लॉयज है उसको कोई भी जो रेम्यूनरेशन या पैसा कैश की फॉर्म में दिया गया हो, उसे हम वेजेस मानते हैं। वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए, ओवर टाइम वेजेस, यानी कि कोई ओवर टाइम करता है तो उससे कोई पेमेंट होती है तो वो भी वेजेस का पार्ट बनेंगी। पेमेंट फॉर द डे ऑफ फेस्ट, जैसे कि 30 दिन का महीना होता है लेकिन काम 25 दिन ही करा, पर पेमेंट जो होती है वो 30 दिन के लिए पूरी की जाती है, तो उन 5 दिन की पेमेंट को भी हम वेजेस में इंक्लूड करेंगे। बोनस, नाइट शिफ्ट अलाउंसेज, खाने के लिए कोई पैसे दिए गए हो, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई पैसे दिए गए हो, ये सारी चीजें वेजेस में इंक्लूड होती हैं। वेजेस जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 15,000 से ऊपर जिसकी सैलरी या वेजेस होती हैं उसको ईएसआई एक्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन वेजेस के अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने के लिए किराया खर्चा देता है, तो उसे वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और एम्प्लॉयर जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड और इस ईएसआई स्कीम में डालता है और ग्रेचुइटी में डालता है, वो भी वेजेस का पार्ट नहीं बनेंगे, उनमें वेजेस से अलग रखा जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को, अपनी लेबर को 12,000 रुपए नॉर्मल वेजेस दी, बेसिक पे दिया 12,000 रुपए, बोनस दिया 2,000 रुपए, प्रोविडेंट फंड में उसने उसके नाम पे 2,000 रुपए डाले, ईएसआई स्कीम में भी 2,000 रुपए डाले, ट्रैवलिंग अलाउंस उसको दिया 2,000 रुपए, तो टोटल इस तरीके से उसने 20,000 रुपीज उसे दिए। लेकिन अब 20,000 तो दिए उसने, बट 15,000 से ऊपर वो ईएसआई एक्ट में कवर ही नहीं होगा। बट जो ईएसआई एक्ट में वेजेस को डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली केवल बेसिक वेजेस और बोनस ही उसको मिलेगा, जो कि बना 14,000। सो इसलिए वो एम्प्लॉय जो है इस एक्ट के अंडर कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट को सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 में
दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट को सेक्शन 2 सब सेक्शन 15A और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को सेक्शन 2 सब सेक्शन 15B में डिफाइन किया गया है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है? कोई भी किसी भी परमानेंट नेचर का डिसेबलमेंट, यानी कि कोई भी परमानेंट इंजरी हो जाती है, जैसे किसी का भगवान न करे हैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, लिम्प हो जाता है उसे, या लेग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी थी ओरिजिनल वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। काम तो वो कर सकता है लेकिन जितने पैसे वो कमा सकता था उतने नहीं कमा पाता, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। और टोटल डिसेबलमेंट क्या होती है कि जो वो काम कर सकता था अब वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस नहीं बल्कि खत्म ही हो गई है, अब वो कुछ कमाने लायक रहा ही नहीं, तो उसे हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट। आगे चलते हैं कंट्रीब्यूशन, कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन करता है ईएसआई स्कीम में। तो एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो वर्कर्स होते हैं, वो लोग अपनी ग्रॉस सैलरी का 1.75% ईएसआई में डालते हैं और जो एम्प्लॉयर होता है वो 4.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय उतना वो कंट्रीब्यूट करता है ईएसआई में। तो टोटल जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन होता है एक एम्प्लॉय के नाम पे वो होता है 6.5% ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपीज है, तो एम्प्लॉय उसमें 175 रुपए 175 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और जो एम्प्लॉयर है वो 475 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है वो ईएसआई में टोटल 650 रुपीज 650 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कब डिपॉजिट होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो अमाउंट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का वो हर महीने की 21st ऑफ मंथ को डिपॉजिट कर दिया जाता है थ्रू द अकाउंट, और इसको बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है ईएसआई के अकाउंट को। ऑनलाइन पेमेंट रहता है। अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी वेजेस 70 रुपीज पर मंथ है, यानी कि महीने के वो बंदा केवल 2100 रुपीज कमा रहा है, तो उसे अपना शेयर डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो उसका एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक है, उसे अपना शेयर यानी कि 4.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी ईएसआई कंट्रीब्यूशन फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, वो उसका 1/8 पार्ट 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं इलाज के लिए उस एम्प्लॉय के, पर पर्सन पर फैमिली, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1200 रुपए। कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड, जो भी एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स इस एक्ट के अंडर कवर होते हैं उन्हें जो कंट्रीब्यूशन देना होता है वो मंथली बेसिस में देना होता है। और यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन पीरियड्स होते हैं जो 6 मंथ्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि दो पीरियड्स में उनको कंट्रीब्यूशन देना है जो 6 मंथ और 6 मंथ्स में डिवाइडेड है। जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, यानी कि जो भी पैसा वो लोग 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक इन 6 महीनों में डालेंगे, वो सारा पैसा का जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 1 जनवरी से लेके 30 जून अगले साल। यानी कि सपोज किसी ने 1 अप्रैल 2020 में ईएसआई कंट्रीब्यूशन फंड में पैसे डाले और 30 सितंबर 2020 तक डाले, उसका जो बेनिफिट मिलेगा उसे मिलेगा 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 तक। सेम वे में सेकंड कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है हमारा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, जिसका बेनिफिट मिलता है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। बेसिकली अगर हम बात करें, अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन पीरियड रहेगा वो इमीडिएटली स्टार्ट होता है विद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसका जो बेनिफिट पीरियड रहता है सेम उसका वो 9 मंथ तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो उस कंट्रीब्यूशन पीरियड में नहीं आ जाता। अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से कौन से बेनिफिट मिलते हैं हमें ईएसआई एक्ट के अंडर। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो टोटल 6 बेनिफिट्स हैं। 7th हमारा अदर बेनिफिट कैटेगरी है अंडर सेक्शन 46। सबसे पहला जो 6 बेनिफिट्स हैं हमारे वो है मेनली मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड अदर बेनिफिट। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा मेडिकल बेनिफिट।
ईएसआई स्कीम जो है, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं उस एम्प्लॉय की फैमिली को और उसको खुद को, जितने भी ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, पैनल क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जहाँ पे इलाज होता है, या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, उनमें बड़े बड़े मेजर ट्रीटमेंट जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, अस्थमा, एमआरआई, जो भी बड़ी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है उन सबका इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसका पैसा ईएसआई कॉर्पोरेशन पे करती है। मेडिकल बेनिफिट के लिए एलिजिबल कौन सा एम्प्लॉय होता है? जिसने कम से कम 78 डेज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डाला हो उस कंट्रीब्यूशन पीरियड में। और 78 डेज का कंट्रीब्यूशन पीरियड किस में काउंट होता है? वो जो 6 मंथ्स के अभी हमने पीछे स्लैब्स पढ़े थे। और क्लेम करने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो होता है आपका फॉर्म 9। So medical benefit में it includes insured person and their families, where they are entitled to free, full and comprehensive medical care। उस इंश्योर्ड पर्सन को और उसकी फैमिली को फ्री में पूरा इलाज मिलता है, जो कि 2 साल तक फॉर क्रॉनिक एंड लॉन्ग टर्म डिसीज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि सपोज किसी का इलाज शुरू हो चुका है और उसने अपना कंट्रीब्यूशन पे नहीं करा अगले 2 सालों तक, या वो आगे अपना कंट्रीब्यूशन पे कर ही नहीं पाया, तब भी वो एम्प्लॉय को ईएसआई एक्ट के अंडर ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया और वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उसे ऑफिस ज्वाइन ना करने के टाइम पे भी जो पैसे मिलेंगे उसे हम कहते हैं सिकनेस बेनिफिट। इसको हम देखते हैं। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स पीरियोडिकल कैश पेमेंट टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकनेस अकरिंग इन अ बेनिफिट पीरियड। यानी कि वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, वो ऑफिस में अटेंडेंस भी नहीं लगा पा रहा है मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से, तो उसकी सैलरी पे जो कट होना था उसकी जगह उसे सिकनेस बेनिफिट पे किया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी भी मेडिकल बेनिफिट जैसी है, यानी कि मिनिमम उसने 78 डेज तक कंट्रीब्यूशन पीरियड में, यानी कि जो 6 मंथ्स का कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है उस पीरियड में 78 डेज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डाला हो। और जो डेली रेट है सिकनेस बेनिफिट का वो है 50% ऑफ डेली वेजेस। यानी कि सपोज किसी एम्प्लॉय को 500 रुपीज पर डे मिलता है और वो मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से ऑफिस अटेंड नहीं कर पा रहा, तब भी उसे 250 रुपीज पर डे पे होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन है इसकी 91 डेज, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड्स को मिला के 1 साल में 91 डेज तक वो इस सिकनेस बेनिफिट का फायदा उठा सकता है। इसका भी क्लेम फॉर्म हमारा फॉर्म 9 होता है जो मेडिकल बेनिफिट में भरना होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बेनिफिट इज एडमिसिबल फॉर डिसेबलमेंट कॉज बाय एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डिसेबलमेंट कॉज होता है, यानी कि ऑफिस या जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा है उस वक्त उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में उसको जो भी उसकी वेजेस उसको पर डे मिलती होगी उतनी ही वेजेस उस पर्सन को मिलती रहेगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि जब तक वो पर्सन जिंदा रहेगा उसकी डेथ तक उसको 100% टोटल वेजेस मिलती रहेंगी। सपोज कोई पर्सन 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है और वो इस ईएसआई स्कीम के अंडर कवर होता है और भगवान न करे उसको फैक्ट्री में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय को या उस फैक्ट्री ओनर को उसकी लाइफ टाइम तक उसे 10,000 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे एज द डिसेबलमेंट बेनिफिट। इसके लिए 2 क्लेम फॉर्म दिए जाते हैं, फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट फॉर्म 9, फॉर परमानेंट डिसेबलमेंट फॉर्म 40। यानी कि मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट और पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए फॉर्म 9 फिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट बेनिफिट। अब डिपेंडेंट में कौन होता है कि जो सपोज फैमिली का मेन अर्नर है, यानी कि बेसिकली फादर, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है। अब फादर की ऑफिस टाइम पे या काम करते टाइम कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और पीछे से उनकी केवल फैमिली बच जाती है जो कि पूरी तरीके से उनकी ही इनकम पे डिपेंड थी, तो इस केस में उनकी वेजेस का 70% उस फैमिली को पे किया जाएगा। यानी कि सपोज अगर जो फादर हैं वो 10,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उसका 7,000 रुपीज उस फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर्स। एलिजिबल मेंबर्स कौन होते हैं?
अब विडो जो भी उनकी वाइफ होगी, जब तक कि वो रीमैरिज नहीं कर लेती या फिर जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उन्हें वो पेंशन मिलती रहेगी। अ सन और डॉटर, अगर उनका कोई बेटा या बेटी है तो जब तक वो 25 के नहीं हो जाते तब तक उन्हें वो बेनिफिट मिलता रहेगा। अदर डिपेंडेंट्स में आते हैं उनके पेरेंट्स, जो कि विडोड मदर होनी चाहिए, उनको भी ये बेनिफिट मिलता रहेगा। सो बेसिकली डिपेंडेंट बेनिफिट्स मोटे तौर पे क्या हुआ कि पर्सन के जाने के बाद, जो मेन अर्नर है उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को जो पैसे मिलेंगे उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट बेनिफिट, जिसका रेट होता है 70% ऑफ द वेजेस। नेक्स्ट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस से नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, सपोज अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी उसके क्रियाक्रम में या फ्यूनरल में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी खर्चा आता है, अप टू ₹10,000 यानी कि 10,000 रुपीज की पेमेंट ESI कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी फैमिली को करती है। पहले ये रेट 5,000 रुपीज था, जिसे बढ़ाकर 2011 में 10,000 रुपए कर दिया गया। दूसरे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, फ्री सप्लाई ऑफ क्रचेज, व्हील चेयर्स, स्पेक्टेकल्स, हियरिंग एड्स, ओल्ड एज मेडिकल केयर, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेज, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये सारे बेनिफिट्स भी ESI एक्ट के अंडर कवर होते हैं। सो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर्स की क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है इस एक्ट के अंडर। सो सबसे पहले तो उस एम्प्लॉयर को अपनी फैक्ट्री में जिस दिन भी 10 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है रीजनल ऑफिस में, या वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। उसे एक एक्सीडेंट बुक मेंटेन करनी पड़ती है, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है फॉर सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल ग्राउंड्स पे, ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयर्स। ये सारी तो बेनिफिट्स की बात करी हमने एम्प्लॉयज की, जबकि एम्प्लॉयर भी इसमें काफी 4.75% भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर्स को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि अगर उसकी प्रीमाइसेस में, उसकी प्लेस ऑफ वर्क में किसी भी एम्प्लॉय को कुछ होता है, कोई भी मेडिकल इंजरी या पर्सनल एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता अपने एम्प्लॉयज की मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, कोई भी ग्रांट नहीं पे करना पड़ता, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है। और जो एम्प्लॉयर हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में रजिस्टर कराने से। सो दीज आर द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये पूरा ESI एक्ट 1948 था। इसमें इसकी वेटेज 15 मार्क्स है और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल। थैंक यू। बियॉन्ड एकेडमिक्स साइनिंग ऑफ।